तो नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे देख लेते हैं, दैट इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो हमें इस डायनामिक्स में बेसिकली क्या पढ़ना है, हमें एक बॉडी के बारे में यहाँ पे मोशन को एनालाइज करना है। इससे पहले जो हमने करा था वो एक पॉइंट मास के लिए मोशन देखा था, लीनियर मोशन हो या प्रोजेक्टाइल मोशन हो या कोई भी टाइप का मोशन हो, तो वो हमने एक पॉइंट मास के लिए यहाँ पे कंसिडर करा था। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे एक बॉडी की, मतलब सिस्टम ऑफ मासेस की, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कई सारे मासेस वहाँ पे कंटिन्यूसली अटैच्ड होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मोशन वगैरह कैसा रहने वाला है, कैसे रोटेट करेगा, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले अबाउट द रिजिड बॉडी। सबसे पहले तो हम इसी को समझ लेते हैं यहाँ पे रिजिड बॉडी क्या है। तो यहाँ पे अगर अपन चलते हैं डेफिनेशन के थ्रू, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक समझना होगा, जैसे कोई बॉडी है ना, इसको v वेलोसिटी से अगर मोशन कराते हैं और उसके बीच में कुछ भी कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं ना, तो दो पार्टिकल अभी हमने यहाँ पे कंसिडर करे, दैट इज ए एंड बी। अगर ड्यूरिंग द मोशन इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट, तो इस बॉडी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे दैट इज द रिजिड बॉडी। या अपन अगर ऐसे समझें, जैसे मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास बॉडी है और इसका कुछ हम वेलोसिटी से मोशन करवा रहे हैं, तो इसके पार्टिकल्स की इंडिविजुअली स्पीड अगर देख लेते हैं अपन, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसकी स्पीड है लेट से वी है ना। एक और पार्टिकल हम देख लेते हैं, इसकी स्पीड है यहाँ पे दैट इज वी बी। अब हमें पता है कि इनके बीच का डिस्टेंस तो चेंज होने नहीं वाला, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ जॉइनिंग दिस पॉइंट है ना, अगर इनके जो वेलोसिटीज के कंपोनेंट आने वाले हैं दैट इज विद द कांस्टेंट, क्योंकि ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जब चेंज ही नहीं होगा, तो इनके बीच की जो वेलोसिटी से रिलेटिव वो भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो ये एंगल मान लेते हैं अल्फा, ये मान लेते हैं हम बीटा, है ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का दैट इज वी ए कॉस अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू वी बी कॉस बीटा। ये कंडीशन है हमारे पास टू बी बॉडी या रिजिड बॉडी। ठीक है, अच्छा इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे वो सेम हो सकते हैं क्या, तो वो हो भी सकते हैं और वो नहीं भी हो सकते हैं। अगर इनके वर्टिकल कंपाउंड सेम नहीं है, तो बॉडी क्या परफॉर्म करने वाली है यहाँ पे, रोटेशन मोशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे केस देख लेते हैं, अगर बॉडी रोटेशन मोशन करेगी मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट सेम नहीं है, तो फॉर द रोटेशन मोशन ऑफ पॉइंट बी अबाउट पॉइंट ए अगर अपन निकालना चाहें, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज वी बी साइन बीटा। इसको अच्छे से लिख लेते हैं अपन, इतना आ जाएगा वी बी साइन बीटा माइनस पी ए साइन अल्फा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज डी, है ना। इसका मतलब बी वाले पार्टिकल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए वाले पार्टिकल। ठीक है, तो इस केस के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट करने वाली है, एंटी क्लॉकवाइज ये मोशन करेगी यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर अपन इसको उल्टा देख लें, अगर ए वाला कंपोनेंट को ज्यादा कर देते हैं अपन, है ना, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, दैट इज बी ए साइन ऑफ अल्फा माइनस पी बी कॉस ऑफ अल्फा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज डी। इस वाले केस में कैसा मोशन होने वाला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया इनका एंगुलर स्पीड के फॉर्म में। ठीक है, अब अपन यहाँ पे अगर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें, तो दैट इज बी द टाइप ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो देख लेते हैं अपन कितने टाइप का मोशन यहाँ पे परफॉर्म हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ मोशन फॉर अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन इसकी डेफिनेशन भी लिखना चाहें रिजिड बॉडी की, तो वो बड़े आराम से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ना। तो देर इज नो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोचिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये लिख लेना है ना। सो देर इज नो एनी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोचिंग among the particles, among the particles। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना है ना। दैट इज द बेसिक कंडीशन एंड दैट इज डेफिनेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अगला हमें देखना टाइप्स ऑफ मोशन फॉर अ रिजिड बॉडी।
तो कितने टाइप के यहाँ पे मोशन परफॉर्म कर सकती है? तो देखो, पहला तो होता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। और एक और हो जाता है यहाँ पे प्योर रोटेशनल मोशन। और इसके बाद इसका एक कॉम्बिनेशन वाला पार्ट आ जाता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ठीक है, तो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी एक मोशन के फॉर्म में आता है। तो इंडिविजुअली एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सारे टाइप के मोशंस को। तो पहला हम देख लेते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, तो इस टाइप के मोशन को पहले अपन यहाँ पे समझ लेते हैं क्या इसमें रहने वाला है। जैसे अगर अपन मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बॉडी है ना, इसको थोड़ा अच्छे से शेप में बना लेते हैं ताकि सिंपल रहे। ठीक है, सेम ही शेप होना चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे इस बॉडी ने जब मोशन करा तो ये मोशन करके यहाँ पर आ चुकी है। तो जितना डिस्टेंस ये वाले पार्टिकल्स ने कवर करा है, डिस्टेंस traveled by the this particles, that should be same the distance covered by this particles, है ना? ये particles यहाँ पे सेम ही है, तो उस तरह से प्रोजेक्टेड कर देते हैं अपन। तो ये वाले पार्टिकल्स या फिर इधर वाले पार्टिकल्स को देखें अगर अपन, इन्होंने भी यहाँ पे सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करा है। इतना आ रहा है समझ में, है ना? सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच एंड एवरी पार्टिकल इन द बॉडी इज सेम इन द प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स को लिखना चाहें तो एफ एक्सटर्नल फोर्स को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? दैट विल बी द मास ऑफ बॉडी इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्योंकि हम यहाँ पे वेलोसिटीज को क्या देख सकते हैं, डिस्टेंस यहाँ पे सेम ही कवर हो रही सेम टाइम में। तो जो वेलोसिटीज फर्स्ट वाले पार्टिकल की होगी दैट शुड बी सेम इक्वल टू सेकंड वाले पार्टिकल, दैट इज इक्वल फॉर द थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन, एंड दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एंड उसी तरह से हमने यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे डिफाइन करना है तो कितना आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अगर मोमेंटम को लिखना चाहे तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली अगर काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे लिखना चाहे तो वो कितना आ जाएगी, हाफ एम एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और उसका क्या ले लेना हमें यहाँ पे, स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज द फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। अगर अपन चलते हैं यहाँ पे रोटेशनल मोशन के पास, तो रोटेशन मोशन में क्या होने वाला है देख लेते हैं अपन। तो हम बात करेंगे प्योर रोटेशनल मोशन के बारे में, है ना? तो अगर प्योर रोटेशनल मोशन अगर बॉडी परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं क्या कंडीशंस बनने वाली है ना? तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक रैंडम सी बॉडी है, इट्स लाइक दिस। ठीक है, ये इसकी कोई एक्सिस है जिसके अलोंग ये रोटेट करने वाली है ना? दैट इज द फिक्स्ड एक्सिस, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं ये फिक्स्ड है हमारे पास एक्सिस, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अलोंग ये बॉडी हमारे पास रोटेट करने वाली है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अगर यहाँ पे सारे पार्टिकल्स को इंडिविजुअली अगर अपन देखें, जैसे फॉर दिस पार्टिकल ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा और बॉडी रोटेट करने वाली है तो, है ना, विथ सम रेडियस। वैसे यहाँ पे जो पार्टिकल है ये भी क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो इंडिविजुअली पार्टिकल्स के फॉर्म में देखें अगर अपन, तो हर पार्टिकल्स यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा होगा, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें इस बॉडी में प्योर रोटेशन को यहाँ पे डिफाइन करना है, तो अगर ये बॉडी किसी फिक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है तो उस मोशन को हम क्या बोलने वाले हैं, प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब इसमें अगर अपन कुछ काम की चीजें देखें, जैसे अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल दैट विल बी सेम, क्योंकि जितना एंगल ये कवर करने वाली उतना ही यहाँ पे दूसरा पार्टिकल कवर करने वाला है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटीज के फॉर्म में सोचें तो हर एक पार्टिकल की यहाँ पे एंगुलर स्पीड क्या होगी, सेम होगी, है ना? तो पहले तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन वाइज अपन। ठीक है,
सो इन प्योर rotational motion, in pure rotational motion, body body will move move will rotate, लिख लेते हैं ना, will rotate with respect to with respect to fixed एक्सिस, है ना। तो बॉडी फिक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ पे क्या करने वाली है, रोटेशन करने वाली है। तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे, प्योर रोटेशन मोशन। अब अगर अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं ना नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो एंगुलर स्पीड ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज द सेम, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट इन द बॉडी इज सेम। देखो लीनियर वेलोसिटीज तो यहाँ पे सबकी अलग अलग हो सकती है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर अपन देखें वेलोसिटीज को, क्योंकि ये डिस्टेंस के फॉर्म में यहाँ पे वेरी कर सकती है ना। जैसे अगर कोई पास में है तो उसकी वेलोसिटीज कम हो सकती है, दूर है तो ज्यादा हो सकती है। तो जैसे अगर हर एक पार्टिकल्स के फॉर्म में लिखना चाहे, जैसे v1 फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए लिखें, तो एंगुलर स्पीड हो जाएगी ओमेगा इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं लेट इज r1, ठीक है। उसी तरह अगर सेकंड वाले के लिए लिखें तो v2 कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू r2। इसी तरह से अगर अपन vn के लिए लिखना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू rn, है ना। इस तरह से अपन वेलोसिटीज को लिख सकते हैं। बट इस पूरे सिस्टम की अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो वो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज बी द एडिशन ऑफ ऑल द काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, है ना। तो इंडिविजुअली हर एक पार्टिकल की यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, जैसे फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एम v1 का स्क्वायर प्लस ये इतना आ जाएगा हाफ, ये m1 ले लेते हैं ना, m2 v2 स्क्वायर सो ऑन, ये आ जाएगा अपने पास हाफ mn vn स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको अगर अपन यहाँ पे ओपन करके लिखते हैं यहाँ पे, तो देखो v1 को कितना लिख सकते हैं, दैट इज ओमेगा टाइम्स ऑफ ओमेगा इंटू r1, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज हाफ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो अंदर कितना बचने वाला है, दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर सो ऑन, ये चला जाएगा mn rn स्क्वायर। अब ये जो चीज निकल कर आई है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को हम बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मतलब अगर इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देखें, तो काइनेटिक एनर्जी को हमने देखा था दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटीज के फॉर्म में क्या आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटीज। और ये जो मास का यहाँ पे एनालॉजी है, ये कितना है अपने पास, दैट इज मोमेंट ऑफ एनर्जी, है ना। तो जो मास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में रोल प्ले करता था, वो अब रोटेशन में कौन परफॉर्म करने वाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो दैट इज विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको अगर अपन यहाँ पे देखें, अच्छा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे लिख लेते हैं इंडिविजुअली। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल आई से, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज मास इनटू द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस, है ना, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ मास, है ना। तो मास की हमें डिस्टेंस लेना फ्रॉम द एक्सिस एंड दैट इज बिन द स्क्वायर। अब देखो एक चीज है यहाँ पे, ये एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास, और दूसरी बात, मास एक नंबर है, मतलब ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। और ये जो डिस्टेंस है ना, अगर एक्सिस से अपन लेफ्ट या राइट या ऊपर या नीचे कहीं भी देखें तो उसका स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली ये पूरी क्वांटिटी क्या आने वाली है अपने पास, पॉजिटिव। तो इसको तुम नोट करके लिख लेना सभी लोग, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू, है ना। तो नेगेटिव में नहीं जाने वाला है कभी भी। अच्छा, अब इसके लिए अगर अपन यहाँ पे इसका यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास। तो अगर यूनिट की बात करते हैं तो दैट इज सिंपल, दैट इज किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल है। अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहें तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज सिंपल m1 l स्क्वायर
तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे इसका कैलकुलेशन सीखते हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे सीखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पॉइंट मासेस, और पॉइंट मासेस है ना, और नहीं लिखना चाहिए, फोर पॉइंट मासेस। अगर पॉइंट मासेस दिए हुए हैं और उनके लिए अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना, ये रोटेशन को यहाँ पे हमें समझाता है कि क्या यहाँ पे रोटेशन रहने वाला है, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे पॉइंट मासेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को देख लेते हैं एक बार। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ये एक्सिस है एंड दैट इज विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो स्ट्रेट बनाते हैं अपन। इट इज लाइक दिस है ना, ये हमारे पास एक्सिस है। इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है जिसकी डिस्टेंस यहाँ पे दी हुई है r1, मास दिया हुआ है m1। एक और पॉइंट है यहाँ पे जिसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दी हुई है r2, मास दिया हुआ है m2। यहाँ पर एक और पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, इसका मास है m3 और डिस्टेंस दी हुई है यहाँ पे r3। अब इस एक्सिस के अलोंग है ना, अबाउट दिस एक्सिस यहाँ पे हमें नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वो कितना आ जाएगा, तो दैट विल बी आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इंडिविजुअली सबको निकाल करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे फर्स्ट वाले के लिए निकालते हैं हम, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, m1 r1 स्क्वायर। सेकेंड वाले के लिए आ जाएगा m2 r2 स्क्वायर। वैसे ही थर्ड वाले के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास, m3 r3 स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कई सारे पार्टिकल्स हैं, मतलब कई सारे, ठीक है। तो सबके लिए अगर अपने को यहाँ पे निकालना है ना, तो नेट कैसे निकाल सकते हैं, एडिशन फॉर्म में लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसको समेशन फॉर्म में लिख देंगे, आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई इक्वल टू एन तक, और यहाँ पे लिख देंगे हम एम ऑफ आई इंटू आर ऑफ आई का स्क्वायर। तो समेशन फॉर्म में हम इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पे लिख पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें अगला जो टॉपिक यहाँ पे कवर करना है, दैट इज अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द कंटिन्यूअस मासेस, है ना। तो बी वाला सेकंड पॉइंट यहाँ पे अपन देख लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, ठीक है। तो एक हमारे पास कंटिन्यूअस मास सिस्टम दिया हुआ है, और उसके लिए अगर हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे करने वाले हैं वो अब यहाँ पे हम देखेंगे। तो अगर अपन मान लेते हैं सपोज कि हमारे पास कोई ये एक्सिस है जिसके अबाउट यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, दैट इज विद द एक्सिस। ध्यान से अगर देखें अपन, अपने पास कोई एक बॉडी है लाइक दिस। अब इसमें मास जो है कंटिन्यूअस मास के फॉर्म में हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस बॉडी का यहाँ पे मास m दिया हुआ है एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फाइनली अगर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरे बॉडी का, तो कैसे कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ x डिस्टेंस यहाँ से एक्सिस से, x डिस्टेंस पर यहाँ पे dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं जिसका मास हम ले लेंगे dm, ठीक है। तो उस छोटे से एलिमेंट के लिए जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, di, ठीक है। उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम पूरे सिस्टम के लिए, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, तो दैट विल बी लाइक x इंटू डी एम। मतलब अब यहाँ पे डीएम को x के फॉर्म में हम कन्वर्ट करके यूनिटरी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, बट दैट विल बी द प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो x है इसका हमें स्क्वायर लेना होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो एम आर स्क्वायर के फॉर्म में चलता है ना। सो दैट इज विद द प्रोसेस, और लिमिट हमें इसी लाइन के अलोंग यहाँ पे लेनी होगी, क्योंकि कहाँ तक बॉडी जाने वाली, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको ले सकते हैं। और तो क्वेश्चन करेंगे तब ये सारी चीजें अपने को समझ में आ जाएगी, बट दैट इज द प्रोसेस दैट वी हैव टू बी यूज, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट यहाँ पे समझ लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों पर डिपेंड करता है और किन पर यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन, तो ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे अपन। तो ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर डेंसिटी वेरी कर रही है, चेंज हो रही है,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे चेंज होने वाला है ना। पहला फैक्टर है, ये बात हमें फील भी होती है तो इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं भी है। दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो ये साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर साइज या शेप हम सिमेट्रिकल ना रख करके कोई रैंडम शेप लेते हैं तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, है ना, और साइज पे भी डिपेंड करेगा। थर्ड, और किस पे डिपेंड करता है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जिस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे रोटेशन देख रहे हैं उस पे भी ये डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, तो ये हमें समझ में भी आ रहा होगा। अच्छा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स ऑन, कुछ चीजें जहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं भी करता है। ठीक है, जैसे अगर अपन देखें, अगर हम मासेस को पैरेलली शिफ्ट करते हैं अबाउट द एक्सिस तो वो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल, किस किस चीज़ों पे नहीं डिपेंड करता है वो फाइनली, तो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला तो डिपेंड नहीं करता है ये, अगर मासेस को हम पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर लाते हैं। ठीक है, सो डज नॉट डिपेंड ऑन व्हेन मास शिफ्टेड पैरेलल। ये मास उसको अगर पैरेलली शिफ्ट कर देते, जैसे ये एक्सिस है हमारे पास, पहले मास यहाँ पे था, है ना, डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, इस मास को अगर हम यहाँ पे ले आते हैं डिस्टेंस सेम रख करके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अलोंग और इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। ठीक है, दूसरा केस कब हो सकता है अपने पास, जब, ठीक है, मास इज रोटेटिंग, ठीक, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, जब भी मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट करेगा तो उस पर्टिकुलर केस में भी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। तो अपन अब नेक्स्ट यहाँ पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो जिससे अपने को थोड़ी सी यहाँ पे क्लैरिटी बन जाएगी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पे दो मासेस दिए हुए हैं ना, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे दो मासेस यहाँ पे दिए हुए हैं, लेट्स से दैट इज मास नंबर 1 एंड मास नंबर 2, इनके बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं, ये कुछ हमें दिया हुआ है r। अब यहाँ से इस एक्सिस से एकदम पैरेलली हम, पहले तो यही वाली एक्सिस को अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं, है ना, ये वाली जो एक्सिस है इसको अपन थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं पहले। तो अपने पास एक एक्सिस है जस्ट लाइक दिस, और एक और एक्सिस अपन इससे पैरेलल मान लेते हैं, यहाँ कहीं है। यहाँ पर दो मासेस रखे हुए हैं हमारे पास, दैट इज मास नंबर 1 एंड मास नंबर 2, है ना, बीच का डिस्टेंस है r, और यहाँ से इस एक्सिस से ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज d। ठीक है, तो पहला तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पॉइंट मासेस का अबाउट दिस एक्सिस, फिर हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस टू मासेस अबाउट दिस एक्सिस, और एक एक्सिस अपन एकदम मिड से एकदम परपेंडिकुलरली यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज फॉर द थर्ड एक्सिस। ठीक है, और चाहो तो एक और एक्सिस के अलोंग निकाल सकते हो, एक एक्सिस जो यहाँ से एकदम परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ आ रही है। तो इन चार एक्सिस की वजह से हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट एक्सिस के थ्रू देखो, अब ये जो एक्सिस है ये मासेस से ही पास करके जा रही है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं आने वाली, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 0। I2 के लिए निकालें अगर सेकंड वाली एक्सिस, तो यहाँ से हमारे पास दो पॉइंट मासेस हैं M1 एंड M2, है ना, उनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर को यहाँ पे अपन कॉमन ले सकते हैं, तो d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, M1
प्लस m2। सो दैट इज विद द वैल्यू ऑफ i2। उसी तरह अगर i3 की वैल्यू निकालते हैं अपन थर्ड वाली एक्सिस यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज r/2। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये भी r/2 है। तो इसको भी अगर अपन बाहर ले लें तो ये आ जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। अंदर कितना बचने वाला है, m1 प्लस m2। उसी तरह से सिमिलरली अगर अपन i4 फोर्थ वाली एक्सिस के थ्रू निकालें, तो ये वाली एक्सिस इसी पॉइंट से पास आउट होती है, तो इसके लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0। तो इस वाले पॉइंट मास के लिए आएगा विद द डिस्टेंस r, तो वो कितना आ जाएगा अपने पास, r² इंटू कितना आ जाएगा, m2। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। सो वी हैव टू मासेस, से नोट डाउन करना, वी हैव टू मासेस m1 and m2 and distance between them is लेट्स से r, है ना। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, r, है ना। एंड वी हैव टू कैलकुलेट वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट an axis which is passing which is passing from which is passing from center of mass, which is passing from center of mass perpendicularly, है ना, perpendicular। मतलब कि यहाँ पे हमें दो मासेस दिए हुए हैं m1 एंड m2। ठीक है। और इनका कहीं मान लेते सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो इस एक्सिस से एकदम परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ से पास कर रही है ना। इसके अलोंग हमें इसका यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब ये मान लेते हैं हम, ये जो डिस्टेंस ये तो हमें दी हुई है r, है ना। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी आ जाएगी, r1। और ये वाले डिस्टेंस को हम मान लेते हैं ये कितनी हो जाएगी, r2। अब इसके लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, है ना, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले तो सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे हम। तो अगर अपन r1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसको अगर अपन यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं सबसे पहले तो ये आ जाएगी अपने पास, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है r, तो इसके अपोजिट मास कितना है अपने पास, m2, है ना। एंड इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज r, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है। वैसे ही अगर r2 की वैल्यू निकालते हैं तो इसके अपोजिट मास कितना है अपने पास, m1, एंड डिस्टेंस कितना है बीच का, दैट इज r, और ये भी कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है। इसको बना लेते हैं सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अब r1 और r2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर। ठीक है। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सी से बेस्ड। तो दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, बेसिकली चार मासेस दिए हुए हैं, दैट इज ऑन द स्क्वायर। तो एक परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास, परफेक्टली इसको मानना है। ऐसा एक परफेक्ट स्क्वायर हमें दिया हुआ है, एंड यहाँ पे चार मासेस हैं, सबका मास यहाँ पे m है, और इनके बीच का डिस्टेंस लेट से a है। ठीक है। तो कई सारी एक्सिस के अलोंग हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस एक्सिस के अलोंग ही निकाल दो, जो इन दोनों मासेस से पास कर रही है। तो दैट इज विद द फर्स्ट एक्सिस। और नेक्स्ट अगली कौन सी एक्सिस ले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, और एक एक्सिस ले लेते हैं हम यहाँ से एकदम डायगोनली, है ना, मतलब ये वाली एक्सिस एकदम डायगोनली यहाँ से निकल करके जा रही है। सो ये वाली सेकंड थी, और ये वाली कितनी हो जाएगी अपने पास, थर्ड एक्सिस। और कहाँ से मान लेते हैं अपन,
एक और एक्सिस मान लेते हैं अपन यहाँ से, जो सेंटर से ले लेते हैं अपन, है ना, इस सेंटर से कहाँ जा रही है, एकदम अंदर की तरफ, इनसाइड। तो दैट इज विद द एक्सिस नंबर 4। तो इन चारों एक्सिस के लिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो शुरू हो जाते हैं अपन, सबसे पहले I1 निकाल लेते हैं फर्स्ट एक्सिस के थ्रू, मतलब ये वाली एक्सिस। तो ये दोनों मासेस उसी एक्सिस पे लाई करते हैं, तो इनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0। अब जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, है ना, मासेस यहाँ पे कितना है अपने पास m, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है a²। तो ये आ जाएगा अपने पास फर्स्ट I1 की वैल्यू। I2 के लिए निकाल लेते हैं, 2 कहाँ है अपने पास, ये वाली एक्सिस है ना, जो यहाँ से एकदम वर्टिकली ऊपर की तरफ आ रही है। इस एक्सिस के लिए अगर निकालें अपन, तो ध्यान से देखेंगे, जितना इसके लिए आएगा उतना ही इसके लिए आने वाला है, तो इसको लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ ma², प्लस अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज a√2, है ना। तो उसे कितना लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, तो ये आ जाएगा m × a√2 का स्क्वायर। तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, a²। तो मतलब कितना आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ ma²। अब I3 के लिए निकाल लेते हैं अपन थर्ड एक्सिस, कहाँ पे है हमारे पास, ये वाली है, डायगोनली जा रही है जो। तो ये डायगोनल वाले मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 0। और जितना ये इस वाले का आएगा उतना ही इस वाले का आएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ कितना लिख सकते हैं यहाँ पे अपन, दैट इज ma²। अच्छा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा ये, ध्यान से इसको करेंगे अपन सॉल्व। तो m तो आएगा ही, 2 टाइम्स ऑफ m तो आएगा ही, बट डिस्टेंस कितनी यहाँ से, a√2 ओ डिवाइडेड बाई 2, और इसका हमें होल स्क्वायर लेना है। तो 2 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 × 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे a² भी आएगा, है ना, और ये 2 से भी 2 कट जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास ma²। अब बची अपने पास फोर्थ एक्सिस I4। अब इस एक्सिस यहाँ से अगर अपन देखें, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से इक्विलेट आने वाला है ना। तो एक के लिए निकालते हैं और उसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पे, ma², क्योंकि अभी हमने देखा था यहाँ से, है ना, कितना आता है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ ma² आ जाएगा सिंपली। ठीक है। So that is be the kind of moment of inertia can be calculated about the different axes। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, एंड दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, कंटिन्यूअस मास दिया हुआ है ना, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई रॉड है हमारे पास, ये उसके लिए एक्सेस हो जाएगी। तो ये एक्सेस है, और यहाँ से हमें एक रॉड दी हुई है, परफेक्टली इट इज लाइक दिस। चलो मिटा देते हैं हम। तो ये हमारे पास एक्सेस है ना, यहाँ हमें रॉड दी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास रॉड है, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L, और मास कितना दिया हुआ है, M। तो अब ये कंटिन्यूअस मास है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड मास तो है नहीं जिसके लिए अपन यहाँ पे इंडिविजुअली ऐड करके निकाल सकें। तो इस एक्सिस के अलोंग जब हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरी रोड का, तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड को यूज करना पड़ेगा। अब उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे यहाँ पे dx। ठीक है, उसमें जो मास आएगा वो कितना आ जाएगा, डीएम मास। और यहाँ तक की डिस्टेंस को ले लेते हैं, दैट इज एक्स। अब ये जो एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एल तक के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर स्मॉल एलिमेंट के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो ये स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दैट इज x², मास कितना आ रहा है, दैट इज डीएम। लेंथ कहाँ तक जा रही है, एक्स की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर के एक्स कहाँ तक जाएगी, ये एल तक। इसको इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली। अब देखो मास के फॉर्म में तो हम कर नहीं सकते, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं यूनिटरी मेथड। तो हमें पता है कि देखो एल लेंथ में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, एम मास। ठीक है, 1 यूनिट लेंथ में आ जाएगा m/l। और हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू है दैट इज dx। तो dx में कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज m/l × dx। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास dm की वैल्यू। तो पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर देंगे सिंपली। तो डी कितना आ जाएगा हमारे पास, है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 से लेकर एल तक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये x² आ जाएगा इंटू m/l × dx। अब इस m/l को बाहर फेंक सकते हैं अपन, तो ये आ जाएगा m/l, x² का इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा वो, x³ / 3। और वैल्यू रखेंगे एल के फॉर्म में, ठीक है।
तो जब अपन अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में जैसे जीरो डालेंगे पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली एम एल इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3। एक एल से एक एल चला जाएगा तो यह आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3। सो दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड, है ना। तो इस रोड के लिए हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। बट अगर अपन सपोज की एक्सिस चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस एक्सिस की जगह एकदम मिड में लेकर आ जाते हैं एक्सिस को यहाँ से, है ना, और इस एक्सिस के अलोंग अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखो प्रोसेस तो हम सेम ही रखने वाले हैं यहाँ तक, है ना। बस हम क्या करेंगे, बस लिमिट्स की वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो अब इस एक्सिस के लिए अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो डी आई को तो हम वैसे ही लेने वाले हैं यहाँ पे। ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास माइनस, देखो यहाँ से हम प्रोसेस तो सेम ही करने वाले थे, ठीक है। बस ये जो लिमिट है ये माइनस एल से कहाँ तक चली जाएंगी, एल तक। तो माइनस एल बाई टू से लेकर के कहाँ तक जाने, क्योंकि अभी ओरिजिन बन जाएगा हमारे पास, तो माइनस एल बाई टू से लेकर के एल बाई टू तक हमें लिमिट को रखना पड़ेगा। और ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एम बाय एल इंटू डी एक्स, एल इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे सेम मेथड से, तो ये एम बाय एल तो बाहर आ गई। अब ये फाइनली आ जाएगा अपने पास एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट इस बार लगेगी एल बाई टू से लेकर के माइनस माइनस एल बाई टू से लेकर के एल बाई टू तक। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा एम बाय एल। और जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम ध्यान से, है ना, तो कितना करने वाले हैं, अच्छा 3 को भी बाहर ले सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, लाइक दिस, है ना। अब जब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो एल का क्यूब आ जाएगा, इंटू में डिवाइड में कितना चला जाएगा हमारे पास, तो 3 को तो हमने यहाँ पे बाहर ले लिया ऑलरेडी, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। तो एल बाई टू का हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तो टू ये वाले को का क्यूब होगा तो ये 8 आ जाएगा। माइनस, अगेन माइनस एल बाई टू रखेंगे तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा अपने पास अल्टीमेटली, बट रख लेते हैं अभी के लिए अपन। तो माइनस क्या है अपने पास, एल बाय टू, और इसका क्या करना है हमें यहाँ पे, क्यूब। तो वैल्यू कैसी आने वाली है हमारे पास, तो दैट इज एम बाय 3 टाइम्स ऑफ एल, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे अगर अपन, तो कितना आ जाएगा अपने पास, एल क्यूब बाय 8, और ये प्लस हो जाएगा अपने पास, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये भी आ जाएगा एल क्यूब डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ से भी 8, ठीक है। तो ये एडिशन हो जाएगा अल्टीमेटली। 8 को यहाँ पे अगर अपन कॉमन ले लें, मतलब एलसीएम लेके सॉल्व कर दें, तो कितना आ जाएगा अपने पास, एम बाय 3 एल, और यहाँ पे आ जाएगा 2 एल क्यूब डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो इससे ये कटेगा 2 बार में, और एक एल से एल जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, इट इज बी लाइक एम बाय एम एल स्क्वायर, और ये 3 का इंटू 4 में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12। तो मतलब एम एल स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो अगर हमने एक्सेस को यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पे क्या हो चुका है, कम हो गया है पहले से, है ना। तो इस तरह से हम पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमें टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम टॉर्क भी बोलते हैं, तो उसको अभी हेडिंग करके लिख देते हैं। नेक्स्ट इसे अगली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। सो आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो ये हमारी अगली क्लास का डिस्कशन रहने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।